हाय नमस्कार। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बंगाल के विभाजन के बारे में आप लोगों को मैंने विस्तार से बताया था पिछले कक्षा में या पिछले क्लास में। आज मैं आप लोगों को सूरत अधिवेशन के बारे में बताऊंगा। सूरत की अधिवेशन 1907 में सूरत में हुई थी। क्योंकि ये सूरत में हुआ था इसलिए इस अधिवेशन का नाम सूरत का अधिवेशन हुआ। और ये जो अधिवेशन था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। मैं उस भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का बात कर रहा हूँ जो जिसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। तो सूरत का अधिवेशन 1907 में हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में हुई थी। लेकिन 1885 से लेके 1905 के बीच ये जो एक लंबा समय था, ये जो एक 20 वर्ष का जो समय था, इसके बीच एक काफ़ी नज़दीकी का संबंध है। क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और तब से लेकर 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में उदारवादियों का या मॉडरेट नेताओं का दबदबा था। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में उदारवादियों का दबदबा होने के कारण भारत में ब्रिटिश के विरोध में कोई भी रणनीतियाँ तैयार होती थी, कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन होता था, उसमें उदारवादियों का जो प्रभाव था वो सबसे ज़्यादा दिखाई देता था। अर्थात हमेशा किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में उदारवादियों का जो विचार थी वो हमेशा हावी हुआ करती थी। लेकिन 1885 से लेकर 1905 तक उनकी जो काम करने की जो तौर तरीका जो थी उनके द्वारा जो अपनाई गई थी वो भारत के इतिहासकारों ने उसे अच्छी तरह से उसको उसको नहीं सराहा। क्योंकि 1885 से 1905 तक उग्रवादी नेताओं के द्वारा काम करने की जो तौर तरीके थी वो कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश के हित में दिखाई देती थी। क्योंकि उग्रवादी नेताओं के मन में ब्रिटिश के प्रति आस्था थी, विश्वास थी। वे सोचते थे कि किसी न किसी दिन ब्रिटिश के मन में भारतीयों को लेकर कहीं ना कहीं एक दया की भावना उत्पन्न होगी और ब्रिटिश भारत को आज़ाद कर देगा। इस प्रकार की भावना भारत के उदारवादी नेताओं के मन में लगातार पनप रही थी। लेकिन ब्रिटिश के मन में इस प्रकार का कोई भाव नहीं था। भारतीयों को लेकर ब्रिटिशों के मन में कोई दया की भावना नहीं थी। वे तो व्यापार करने के लिए आए थे। वे हर संभव अधिक से अधिक मुनाफा करने के लिए हमेशा सोचते रहते थे। तो 1885 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में उदारवादी अगर नेता को देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से प्रमुख नेता जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी जैसे कुछ महत्वपूर्ण नेता थे जिनके मन में ब्रिटिशों के प्रति एक अनुमय विनिमय की नीति थी। अनुमय विनिमय की नीति को अपनाते हुए वे हमेशा अंग्रेजों के प्रति एक आस्था दिखाते थे, एक विश्वास दिखाते थे। अर्थात अंग्रेजों के साथ हमेशा ये एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहते थे। क्योंकि वे लोग सोचते थे कि अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट में कोई गर्म नीति अपनाकर अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट में कोई विद्रोह अगर आंदोलन किया जाएगा तो इससे भारतीयों का ही नुकसान होगा, ऐसा उन लोगों का मानना था। और साथ ही साथ 1905 में जब बंगाल का विभाजन होती है तो अब नेशनल मूवमेंट को लेकर अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की उग्रवादी नेताओं के मन में अब एक बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। समस्या ये थी क्योंकि 1909 में भारत में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट या मॉर्ले मिंटो की अध्यक्षता में एक एक संवैधानिक सुधार की बात की जा रही थी और दूसरी तरफ 1905 में बंगाल का विभाजन के विरोध में भारत में एक जन आंदोलन चल रहा था। तो उग्रवादी नेताओं के मन में विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे क्योंकि वे ये सोच रहे थे कि 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार योजना के तहत भारत में बहुत सारी महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार की जाएगी और भारत की केंद्रीय और प्रांतीय सभाओं में भारतीयों की जो संख्या है उसको बढ़ा दी जाएगी। इस प्रकार की विचारधारा को लेकर चल रहे थे। लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में हो रही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के कारण ब्रिटिशों के मन में अब भारतीयों के प्रति एक एक
आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही थी। और ये जो भावना है, ये जो विचारधारा है, जो ब्रिटिशों के मन में उत्पन्न हो रही थी, उसको उदारवादी नेता अच्छी तरह से भांप रहे थे। और वे इस बात से डर रहे थे कि कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट रिफॉर्म्स एक्ट के माध्यम से सुधार की जो बात कर रहे थे, उसको लेकर अपने डिसीजन को पीछे ना कर दे। इस बात की उन्हें भय थी। इसलिए अब वे एक बहुत बड़े धर्म संकट में थे। उन्हें इस बात की एक टेंशन थी कि कहीं ब्रिटिश उनके अगेंस्ट में काम कर ना दे। इसलिए ये बंग भंग के विरोध में चल रही आंदोलन को लेकर अब उदारवादी नेता अपने स्टैंड को क्लियर नहीं कर पा रहे थे। तो उसी साल 1905 में बनारस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की एक वार्षिक अधिवेशन होती है। और ये अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में या उनकी अध्यक्षता में होती है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने अब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन और ब्रिटिश के विरोध में चल रही राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में उसने अपने स्टैंड को क्लियर करते हुए उसने इस विद्रोह में हिस्सा लेने के बात को उसने जाहिर की। तो इसके पश्चात एक्सट्रीमिस्ट ने उग्रवादियों के ऊपर एक दबाव डालना शुरू किया कि उग्रवादी नेता भारत के बहुसंख्यक लोगों को ये संप्रेषित करे, ये बात कहे कि भारत के बहुसंख्यक लोग ब्रिटिश के बने हुए वस्तुओं का, ब्रिटिश के सामानों का अत्यधिक मात्रा में बहिष्कार करें। लेकिन उदारवादी इस काम को करने के लिए पूरी तरह से राजी नहीं होते, क्योंकि भविष्य में होने वाले बहुत सारे रचनात्मक कार्य इससे प्रभावित हो सकती थी। इसलिए उदारवादी नेता इस काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। तो 1906 में एक साल के पश्चात फिर से भारत राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में बुलाई जाती है। और इसकी अध्यक्षता भारत के वृद्ध पुरुष, जिसे हम लोग दादा भाई नौरोजी के नाम से जानते हैं, उनकी अध्यक्षता में होती है। और उस समय भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा वर्गों और उग्रवादियों के बीच में एक मतभेदपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। लेकिन दादा भाई नौरोजी के बातों में आकर, क्योंकि वे भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे वृद्ध थे और दोनों पक्ष दादा भाई नौरोजी को रेस्पेक्ट करते थे, उनके बातों को सुनते थे, इसलिए दादा भाई नौरोजी ने स्थिति को संभाल लिया। और उसके एक साल बाद फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का सूरत में अधिवेशन बुलाई जाती है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता को लेकर भारत के उग्रवादी और नरमपंथियों के बीच में एक कहासुनी हो जाती है, खींचातानी होती है, क्योंकि उग्रवादी नेता अपने विचारधारा के नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो दूसरी तरफ उग्रवादी या गर्मपंथी दल के नेता लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनना चाहते थे। तो इस तरह से अध्यक्ष के पद को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो खेमों के बीच में एक विरोधाभासपूर्ण स्थिति, एक मतभेदपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतभेद इतना ज़्यादा हो जाता है कि दोनों पक्ष अब एक दूसरे के ऊपर जूता फेंकने लगते हैं। तो स्थिति को काबू में होते हुए न देखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के किसी एक महत्वपूर्ण नेताओं के द्वारा उसी समय पुलिस को बुलाई जाती है और पुलिस आकर भीड़ को संभलने का काम करती है। तो इस तरह से अब सूरत के इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग को उग्रवादी और दूसरा भाग को उग्रवादी के नाम से नरमपंथी और गर्मपंथी के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस विभाजन का अगर किसी पक्ष को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ तो वो पक्ष ब्रिटिश था, क्योंकि 1905 के बंगाल विभाजन के पश्चात भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक विभाजन उत्पन्न हो चुकी थी, जिससे भारतीयों के बीच में, हिंदू और मुसलमानों के बीच में राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर जो एक भातृत्व की भावना थी वो पहले से ही कमज़ोर हो चुकी थी। और 1907 के इस सूरत के अधिवेशन ने अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो रचनात्मक जो मौलिक आंदोलन करने की जो तौर तरीके थी उसको और ज़्यादा उसको प्रभावित किया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अब दो भागों में बढ़ चुकी थी। इसलिए अब ब्रिटिश को अब अपने नीति को या अपने दमनकारी नीति को
अब आगे लेके जाने में और उन्हें सुविधा हुई, क्योंकि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बढ़ चुकी थी। तो इस विभाजन से अगर किसी को फ़ायदा हुआ तो सबसे ज़्यादा ब्रिटिश को हुआ है। इस विभाजन ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने का काम किया है। इस विभाजन के पश्चात लाला लाजपत राय भारत को छोड़कर इंग्लैंड चले जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश ने पकड़कर उसे बर्मा के एक जेल में उसे डाल दिया गया। तो इस तरह से अब इस सूरत के अधिवेशन के बाद ब्रिटिश ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने का काम किया, और भारत के इतिहास में 1907 का जो विभाजन है वो एक विशेष स्थान प्राप्त करता है, क्योंकि इस विभाजन ने भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध चल रहे आंदोलन को अच्छी तरह से यहाँ पर बताने का काम किया है। धन्यवाद। अब आगे का जो जो भाग है, हिस्सा है, मैं आप लोगों को अगले कड़ी में मैं आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद। बाय बाय।